नमस्कार। नवरात्रि के 7वें दिन हम माँ कालरात्रि की आराधना करते हैं। माँ कालरात्रि ये ट्रांसफॉर्मेशन यानी परिवर्तन की प्रतीक है। ये दिन हम लोग ग्रेड ए के तौर पे भी मनाते हैं। आज का यह एपिसोड ऐसे ही एक व्यक्तित्व को समर्पित है। ये कहानी है डॉक्टर कैप्टन रितु बियानी जी की। कैप्टन रितु बियानी ये उनकी कम्युनिटी की ये पहली महिला है जिसने इंडियन आर्मी ज्वाइन की और वो एक सक्सेसफुल डेंटल सर्जन भी है। बहुत कम उम्र में इन्हें ब्रेस्ट कैंसर हुआ और उन्होंने इस परिस्थिति को एक योद्धा की तरह फाइट दी और उसे जीता भी। जीत के बाद रुक जाए वो योद्धा ही क्या। उनके ट्रीटमेंट के पश्चात उन्होंने इस बीमारी को जड़ से उखाड़ फेंकने का फैसला लिया और निकल पड़ी कैंसर अवेयरनेस की राह पर। उन्होंने लगातार 177 दिन और 30,000 से भी ज्यादा किलोमीटर की कैंसर अवेयरनेस की यात्रा की। उनका यह योगदान लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी 3 बार दर्ज है। गुजराती और मारवाड़ी फैमिली में से मैं पहली महिला थी जिन्होंने आर्मी ज्वाइन किया था। आज से तकरीबन 23 साल पहले मुझे खुद को स्तन का कैंसर हुआ था। तो जब मैंने बेटी को डिसाइड किया उसको बताने के लिए, तो घर वालों ने बोला उसको क्यों बताती हो, कैंसर को एक कलंक माना जाता था। आदमियों को भी ब्रेस्ट कैंसर होता है, ये बहुत आदमियों को पता नहीं। वही कैंसर आया, मेरे शरीर के कुछ अंग लेके चला गया, कुछ रिश्ते टूट गए, कैंसर हुआ। इसलिए उसको लगा कि ये कैंसर इन्फेक्शियस या छुआछुई की बीमारी है। मुझे कैंसर नहीं होता तो आज मैं शायद ये इंटरव्यू नहीं दे पा रही हूँ। आपकी जिंदगी की गाड़ी का स्टीयरिंग आपके हाथ में है, आपको जैसे आपको गाड़ी चलानी है वो आपके ऊपर। मेरा नाम डॉक्टर कैप्टन रितु बियानी है और मैं एक्चुअली गुजराती मारवाड़ी फैमिली में से आती हूँ। और मेरे पिताजी प्रोफेसर RS बियानी ये प्रोफेसर थे उन दिनों जब मारवाड़ी लोग इतना बिजनेस, ज्यादातर के बिजनेस में होते थे, तो वो एजुकेशन फील्ड में आए। मुझे सर्जन बनना था, डॉक्टरी का शौक बचपन से ही था और घर में तो कोई वैसे डॉक्टर नहीं थे पर डेंटल सर्जन थे। पर मेरे को सर्जन मेडिकल नहीं मिला, आधे परसेंटेज से मेरा मेडिकल गया था। तो मैंने डेंटल ज्वाइन किया और डेंटल सर्जन बनने के बाद वैसे देखा गया तो ना ही मेरे घर में किसी का, ना ही मेरे रिश्तेदारों में, ना ही मेरे जान पहचान में कोई भी फौज में था। पर मुझे अभी भी याद है और मेरी मम्मी भी कहती है ऐसे कि उन जमाने में तो टीवी था नहीं और रेडियो पे 15 अगस्त का और 26 जनवरी का प्रोग्राम चलता था। वो पूरा नरेशन देते थे परेड का जो दिल्ली में होता था। और वो तब मैं अपने पूरे घर में लेफ्ट राइट करके मार्चिंग करती थी। और कॉलेज में थी तब मैंने NCC भी ज्वाइन किया था। थोड़ा बहुत तब मेरा फौज क्या होता है या NCC के थ्रू थोड़ा सा मेरे को उसके बारे में जानकारी मिली। और मुझे थोड़ा स्पोर्ट्स का काफ़ी शौक था पढ़ाई के साथ साथ। और आगे चल के मैं 1981 में इंडियन आर्मी ज्वाइन किया। तो पिताजी थोड़े से ये हो गए थे कि तुम इतना दूर जाओगी और हमें, जैसे घर के बाहर या अपने स्टेट के बाहर कभी गई नहीं थी, तो उनके लिए भी थोड़ा सा उन दिनों ये था कि कैसे रहेगी, क्या होगा। और ना तो नहीं बोला उन्होंने, पर हाँ बोला, पर ना इतना स्ट्रांगली नहीं बोला। तो फिर मैंने कहा कि मैं ज्वाइन कर रही हूँ और इस तरीके से मैंने फौज ज्वाइन किया। और गुजराती और मारवाड़ी फैमिली में से मैं पहली महिला थी या पहली इवन इंसान भी थी गुजराती मारवाड़ी फैमिली में से जिन्होंने आर्मी ज्वाइन किया था 1981 साल में। जब मैं आर्मी में एज ए डेंटल सर्जन ज्वाइन किया था तो मेरा पोस्टिंग काफ़ी जगह, जैसे सिक्किम बोलो, कश्मीर बोलो, आजकल आप जो सुनते हो उरी, नथुला, ये उन दिनों लोगों को पता नहीं था। और मैंने तो सिक्किम तो सिर्फ नक्शे में देखा था, पर मेरी फर्स्ट पोस्टिंग सिक्किम में हुई थी। तो जब मैं सिक्किम में थी तो मुझे पर्वतारोहण का शौक चढ़ा था क्योंकि मैं साहसी जीवन भी जीना चाहती थी। और उसके बाद मेरे आगरा में पोस्टिंग हुआ तो मैंने पैराट्रूपिंग के लिए वॉलंटियर किया। और 1984 साल में 1984 में आई बिकेम द फर्स्ट लेडी पैराट्रूपर फ्रॉम इंडियन आर्मी डेंटल कोर। और वैसे देखा गया तो डिफेंस में से मैं तीसरी महिला थी। पहले 2 मेडिकल के थे और मैं डेंटल की फर्स्ट महिला पैराट्रूपर बनी। और 1990 में मेरा शादी हुआ और 92 में मेरा बेटी पैदा हुआ जिसका नाम मैंने तीस्ता रखा था, जो सिक्किम के नदी के ऊपर से था। 92 में मैंने फौज छोड़ा, मेरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया था, शॉर्ट सर्विस कमीशन खत्म हो गया था, तो मैंने फौज छोड़ा और एक नॉर्मल जिंदगी एक हाउसवाइफ की तरह
बेटी जब हुई मेरी तो हस्बैंड मेरे पढ़ाई कर रहे थे, वो मेडिकल कोर में थे, और क्योंकि वो पढ़ाई कर रहे थे तो उनका पोस्टिंग अलग अलग जगह रहता था, कभी वो लद्दाख में रहते थे, कभी और कहीं रहते थे। तो फिर मैंने अपना काम छोड़ दिया कुछ साल के लिए, और जब तक बेटी घर पे थी, बेटी को मैंने हर पल बढ़ते हुए देखा। जो अधिकतर महिला जो काम करती है वो उन दिनों नहीं देख पाती है, क्योंकि हम लोग ड्यूटी पे चले जाते हैं। पर जैसे जैसे वो स्कूल जाने लगी तो मुझे थोड़ा सा फिर मेरे को याद आ रहा था कि अरे मैंने काम करना चाहिए, मैंने आई शुड गो एंड वर्क, आई शुड डू माय एडवेंचर एक्टिविटीज वगैरह। तो हल्का सा दुख होता था तब कि क्या मैं कर रही हूँ घर पे बैठ के। पर जैसे ही वो स्कूल से वापस आती थी तो मैं फिर ये सारी चीजें अपनी भूल जाती थी। सितंबर 2000 यानी आज से तकरीबन 23 साल पहले मुझे खुद को स्तन का कैंसर हुआ था, जबकि मेरी उम्र अराउंड 40 इयर्स की थी। आई वॉज वेरी लकी कि मेरा काफी एक्सीडेंटल डिटेक्शन था, पर थोड़ा जल्दी पकड़ में आ गया था। मेरा ट्रीटमेंट अधिकतर फौज में हुआ, 2 सर्जरी हुए, बाद में जाके और एक 3rd सर्जरी हुआ और कीमोथेरेपी हुआ। मुझे रेडिएशन नहीं लेना पड़ा, और उसमें से एक सर्जरी मैंने टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में किया था। तो ये दोनों इसी में ही मेरा पूरा जो भी इलाज था वो अगले 3-4 साल तक कभी दवाई पे कभी ये ऐसा चल रहा था। यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहूंगी, एक नहीं कई बातें बताना चाहूंगी कि आमतौर से जो कैंसर होता है किसी के भी घर में, चाहे कितना भी ब्रेव रहे, एक टेंशन सी रहती है। एक पहले तो पेशेंट को लगता है मुझे क्यों हुआ, ओके। और ये चीज में मैं पढ़ी नहीं, पक्का नहीं पढ़ी। मुझे अभी भी याद है कि मैंने कहा ठीक है, हो गया, अभी हो गया तो उसका सामना तो करना ही है। मुझे क्यों हुआ, मैंने ऐसा क्या किया, इसमें मैं अगर अपनी टाइम वेस्ट करूंगी तो मैं अपने इलाज पे फोकस नहीं करूंगी। तो मेरे को मुझे लगता है 7-8 बूंद शायद मैं रोई, आंखों से आंसू निकले होंगे। वो भी मुझे चिंता थी कि मुझे अगर कुछ हो गया तो मेरी बेटी जब 8 साल की थी तो उसका कैसे होगा, वो कैसे जिएगी, वो चिंता की वजह से थी। पर मैं मरूंगी ऐसे मुझे कभी नहीं लगा था। और ये बात दूसरी बात मैंने किया था जो मुझे लगता है कि सबसे अच्छी बात मैंने जो की थी कि मैंने अपने 8 साल की बेटी को बताया। आमतौर से हम लोग बच्चों से छुपाते हैं जब कोई ट्रॉमा घर पे होता है, कोई भी बीमारी रहो या कुछ ये हो। पर बच्चे आजकल इतने स्मार्ट है, अगर आप उनको नहीं बताओगे तो वो कहीं ना कहीं से तो भी ढूंढ के निकालेंगे। तो जब मैंने बेटी को डिसाइड किया उसको बताने के लिए, तो घर वालों ने बोला उसको क्यों बताती हूँ। तो मैंने कहा मैं कैसे मेरा एब्सेंस कैसे एक्सप्लेन करूँ उसको कि मैं अभी अस्पताल जा रही हूँ, क्योंकि उसने तो मुझे कभी बीमार देखा ही नहीं था। तो मैं ऐसे उटपटांग कुछ झूठ बोल दूंगी, कुछ दूसरी बीमारी, तो मैं एक्चुअली फिर कैंसर की बीमारी छुपा रही हूँ। और हम सब जानते हैं कि कैंसर की बीमारी या कोई भी बीमारी जब आप छुपाते हो तो उसके बारे में गलतफहमियां, उसके बारे में डर ज्यादा होता है। और मैं नहीं चाहती थी कि जो डर हमारे सब में है कैंसर के बारे में, ये मेरी बेटी तीस्ता या आने वाली नस्लों में ना हो। डर की जगह सतर्कता होनी चाहिए, ओके। क्योंकि कैंसर ये भी बाकी बीमारी की तरह ही है, उसमें बाकी बीमारी में भी लोग मरते, इसमें भी मर सकते हैं, ठीक है। इसका कुछ अलग इश्यूज प्रॉब्लम्स रहते हैं, पर डर निकाल के सतर्कता रहनी। तो मैंने अपने बेटी को तब गोदी में बिठाया और मैंने उसको बोला, तीस्ता मैं कल एडमिट हो रही हूँ और मुझे ये कैंसर जैसी बीमारी है। तो कैंसर का शब्द भी मैंने पूरा नहीं किया, और उसने अब मेरा बड़ी बड़ी आंखों में आंसू लेके उसने मेरे मुंह पे ऐसे उंगलियां रखी और शी सेड, मम्मा आर यू गोइंग टू डाई ऑफ कैंसर। माँ क्या आप कैंसर से मरने वाली हो क्या। तो ये मेरे लिए बहुत शॉकिंग था, क्योंकि मैं ना उसको मैंने एक्सप्लेन किया कैंसर क्या है। और बच्चा नॉर्मली उस उम्र में यही पूछेगा ना, क्यों जा रही है, क्या जा रही है, मुझे याद आएगा तुम जल्दी आ जाए ऐसे। ये तो डायरेक्ट पूछ रही है मेरे को कि मैं मरने वाली हूँ क्या। तो मैंने उसको है ना, मैंने अपने आप को थोड़ा कंट्रोल में रखा। मैंने कहा क्यों पूछा, आपको किसने बताया। तो बोले मम्मा मैंने सुन लिया था। आप देखो मैंने बोला था बच्चे सुपर स्मार्ट है, सुन लेते हैं कहीं ना कहीं बातें करते हुए। तो कभी कभी हम फोन पे बात कर रहे होंगे, डॉक्टर से डिस्कशन चालू होगा, बच्चों ने सुन लिया। तो फिर वो बोली स्कूल में जाके मैंने टीचर से पूछा और टीचर ने बोला कि कैंसर में लोग मरते हैं। अगर मैं उसको तब जवाब नहीं देती, मैंने उसको बोला कि हाँ लोग मरते जरूर है, मैं भी कभी ना कभी मरने वाली हूँ, पर शायद मैं कैंसर से नहीं मरूंगी। पता नहीं मैंने ऐसे क्यों बोला, पर मैंने उसको बोल दिया वैसे। तो उसने मेरे पास एक शर्त रखी
कि मामा कुछ भी होगा, आपको बुरा लगा, कुछ पेन हुआ, कुछ तकलीफ हुई, तो आप मुझे बताओगे। तो वो मेरी माँ बनना चाह रही थी तो मैंने कहा ठीक है बताऊंगी। और वैसे ये माहौल हमने हमारे घर पे भी रखे। मम्मी पापा को भी बहुत दुख हुआ, क्योंकि कोई भी माँ बाप नहीं चाहता है कि बच्चों को कोई ऐसी बीमारी हो जाए। पर कम्युनिकेशन ओपन रखना, कम्युनिकेशन यानी बातचीत का जरिया ओपन रखना चाहिए, क्योंकि उससे थोड़ा टेंशन कम होता है। अगर आप मन ही मन में रखोगे तो हर एक बंदा टेंशन में रहेगा। और ये बीमारी कोई ऐसी 10 दिन की या 1 महीने का नहीं रहता, उसका इलाज काफी महीनों तक चलता है। और अगर हर एक दिन टेंशन में रहेगा और बातचीत नहीं करेगा या एक दूसरे को अपनी भावनाएं नहीं एक्सप्रेस करेगा तो स्ट्रेस बढ़ता है। तो ये मैंने एक बहुत अच्छी की, और मैं सभी को बोलती हूँ कि बच्चों को उनके लेवल पे आके जितना बताना उतना ही बताना। और आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे घर में हंसी मजाक चलता था। अगर कुछ किसी को कुछ लगा बात करना तो बात खुल्लम खुल्ला कर देते। और जो माहौल हम मरीज के घर में नॉर्मली देखते हैं, आज भी देखते हैं, एक स्ट्रेस रहता है, एक दुखी दुखी एटमॉस्फेयर रहता है, वो मेरे घर पे नहीं था, ना ही मेरे दोस्तों में था। मेरी मानसिकता मेरी बीमारी की तरह मैंने कहा कि मैं पहले से ही साहसी जीवन जी चुकी। पहले भी आर्मी ज्वाइन करने से पहले भी मैं खिलाड़ी भी थी। और आर्मी में जो ट्रेनिंग और स्पेशली ये पैरा ट्रेनिंग का वगैरह जो होता है, वो अपने को आपको मानसिक और शारीरिक तौर से बहुत स्ट्रांग बनाता है, क्योंकि वो वहाँ पे सब युद्ध के लिए तैयारी रहती है। युद्ध हो ना हो, आपको ट्रेनिंग वैसी दी जाती है। आप डॉक्टर भी हो, आपका डॉक्टरी तो कर ही रहे हो, पर आपके बैकग्राउंड में आपको एक बेसिक ट्रेनिंग भी दिया जाता है कि कल को जरूरत पड़े तो आप लड़ाई पे अगर जाओगे तो आपका एज ए डॉक्टर अपने लोगों को कैसे बचाना है और अपने आप को कैसे बचाना है। तो बंदूक चलाना वगैरह सब सीखे हुए हैं हमने। और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो मेरा ट्रेनिंग था या जो मैंने एडवेंचर किया, जैसे मैंने पैराट्रूपिंग किया, मैंने माउंटेनरिंग किया, मैंने स्कीइंग किया, और मैंने ये हाई रिस्क वाले जो साहसी एक्टिविटीज किए, उसमें हमेशा डर तो रहता ही है कि या तो हाथ पैर टूट जाएंगे या तो जान जाएगी वगैरह। तो ये शायद मेरे को मदद किया जब मेरी बीमारी हुई। तो मैं तो कहती हूँ कि मैं एक सोल्जर थी फौज में, और अभी कैंसर होने के बाद मैं एक कैंसर योद्धा हुई हूँ। मैं अपने आप को कैंसर सर्वाइवर नहीं बोलती हूँ, मैं अपने आप को कैंसर विक्टर या कैंसर विनर भी नहीं बोलती हूँ, मैं अपने आप को कैंसर वॉरियर बोलती हूँ। क्योंकि वॉरियर यानी योद्धा। योद्धा वो करता है कि भले ही उसका आउटकम कुछ भी रहे, कोई भी लड़ाई रहो या कोई कुछ भी रहो, आप जियो ना मरो, आपका काम है लड़ना, उस चीज का सामना करना, उस चीज से लड़ना। तो ये मैं एज ए कैंसर योद्धा, एज ए कैंसर वॉरियर आई वाज डूइंग इट। दूसरा एक किस्सा हुआ था कि मैंने बहुत साल के बाद जो गैप पड़ी थी, मैंने अपना डेंटल क्लिनिक भी खोला था पुणे में आके। डायग्नोसिस होने से 15 दिन पहले मेरा डेंटल क्लिनिक का इनॉग्रेशन हुआ था कि मैं अभी प्रैक्टिस करूंगी 9 साल के बाद। तो जब ये सडनली ये डायग्नोस हो गया तो मेरा क्लिनिक में आना जाना कम था। फिर एक बार जब कीमो चल रही थी, बाल उड़ते हैं, उड़ सकते हैं, उसका एक इलाज उस इलाज की वजह से कभी हो सकता है कि पूरा का पूरा उड़ जाए, या हो सकता है कि पूरा ना उड़े, थोड़े से निकल जाए, फिर लोग मुंडन कर लेते हैं। अभी मैं बात कर रही हूँ 2000 की। उस टाइम ना कैंसर के बारे में लोग बात करते थे, चुप्पी सी रहती थी, और कोई कैंसर मरीज टकलू हुए ऐसा तो होता ही नहीं था। सिर्फ तिरुपति, मेरे को लोग पूछते थे तुम तिरुपति गई क्या, क्योंकि हम लोग तिरुपति जाते हैं तो भगवान को अपने बाल अर्पण करते हैं, तो टक्कल हो जाता है। घूमते भी है वैसे, पर लोगों का अंदाज या आपकी तरफ जो देखने का है वो अलग रहता है विचार। पर अगर मैं टक्कल होके कीमोथेरेपी कैंसर के इलाज की वजह से मेरा अगर बाल चले गए, तो मेरी तरफ देखने का रवैया लोगों का अलग होता है। तो मैं तो तब बिना क्या बोलते नकली बाल भी नहीं लगाए, मैंने स्कार्फ भी नहीं लगाए, मैं ऐसे ही घूमती थी टकलू। तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरे को जिंदगी में कभी तो भी मौका मिला है टकलू, मैं खुद को टकलू ही बोलती थी, घूमने का, तो क्यों ना मैं इसका मजा लूंगी। तो फिर यही कि आप कैंसर को कैसे देखते हो। मैं थोड़ा सा मजाक काफी कर लेती हूँ, खुद के ऊपर भी और दूसरों के ऊपर भी। और मैंने काफी सुना था कि कीमोथेरेपी में बाल जाते हैं, कि आप पहला कीमो हुआ बाल नहीं गए, दूसरा कीमो हुआ बाल नहीं गए, तीसरा कीमो हुआ इतना सा भी बाल नहीं गया। तो मुझे थोड़ा सा डर लगा कि मैंने कहा ये दवाइयाँ काम कर रही कि नहीं कर रही है।
तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि नहीं नहीं, जरूरी नहीं कि हमेशा बाल जाएंगे, तो पर मैं जिद कर बैठी कि आप दवाइयाँ बदल दो, कोई स्ट्रॉन्ग दवाई दो जिससे बाल भी जाए। बाल जाएंगे तो मुझे लगेगा कि कैंसर की कोशिका मर गए, पर ये इट वाज अ बिग जोक एक्चुअली। तो मैं खुद को बोलती हूँ कि ठीक है, हमेशा डॉक्टर नहीं रहना चाहिए ना, आप मरीज है तो मरीज का होने का फायदा भी लेना चाहिए, लोगों को तकलीफ भी करना चाहिए। मेरा जो पहला पेशेंट डेंटल क्लिनिक में आया था और मैं तब तक पे बैठी थी, मैंने बोला मैं विग या नहीं पहनती थी, तो पेशेंट तो बैठ गया। मुझे लगता है सभी लोग कभी ना कभी डेंटल चेयर पर बैठे ही होंगे, वो इतना आसान नहीं है उसमें से बाहर निकलना। तो पेशेंट बैठा, मैंने उसको चेक किया। जब मैं चेक करती हूँ तो मेरे इंस्ट्रूमेंट्स मुंह में रहते तो पेशेंट बात नहीं कर सकता। जब इंस्ट्रूमेंट्स बाहर निकले तो फिर उसने जो भी बात करना और बात कर रहे थे, फिर उसका फिलिंग करना था। तो मैं अपना टर्न होके मिक्स कर रही थी, बातें हो रही थी। तो उन्होंने पूछा मेरे को, आप तिरुपति गए थे क्या? तो मैंने कहा नहीं, मेरा कीमोथेरेपी चल रहा है तो बाल इसलिए जड़ गए हैं, वो टकले वैसे है। तो मैंने मेरी पीठ थी उनकी तरफ, तो मेरे को खड़खड़ ऐसी आवाज आई। तो मैंने पलट के देखा तो ये बंदी अपना मेरा चेयर डेंटल चेयर से उठ के दरवाजे तक पहुंच गई थी। तो वो बोली कि मेरे को एकदम से कुछ याद आ गया, मैं बाद में आऊंगी अपॉइंटमेंट लेके। तो मुझे थोड़ा खराब भी लगा क्योंकि ऑलरेडी मेरा फिलिंग का मटेरियल वेस्ट हो गया और वो मेरा पहला पेशेंट था। तो मैंने कहा ठीक है, अब जबरदस्ती तो नहीं कर सकते। तो शाम को मेरी एक फ्रेंड है जिन्होंने ये पेशेंट मेरे पास रेफर किया था, उसने मेरे को फोन किया और उसने मेरे को बोला कि तूने उसको क्यों बोला कि तुझे कैंसर है? तो मैंने कहा क्यों नहीं, है तो है। तो वो बोली नहीं। मैंने कहा वो तेरी कैसी पेशेंट है, वो तो उठ के चली गई, मेरा फीलिंग खराब हो गया। तो शी सेड कि नहीं, उसको लगा कि मुझे कैंसर है, एज अ डॉक्टर मैं उसका इलाज कर रही हूँ, तो मैं अपना कैंसर उसको मैं इन्फेक्ट करूंगी उसको, कि मेरी वजह से उसको लगा कि ये कैंसर इन्फेक्शियस या छुआछुई की बीमारी है। और यहाँ पे मैं सभी दर्शकों को बताऊंगी, सबको बोलूंगी कि कैंसर कितना भी बुरा क्यों ना हो, उसकी एक बात अच्छी है कि वो एक से दूसरे में कभी भी ऐसा नहीं फैलेगा। आप वो मरीज के साथ खेल सकते हो, खाना खा सकते हो, रह सकते हो, जो मर्जी है आप नॉर्मल जिंदगी जी सकते हो। कभी भी कैंसर एक दूसरे को ऐसा नहीं होता है। मैंने एक और चीज अच्छी की, ये तो मैं पक्का बोलूंगी क्योंकि उसकी वजह से आज मैं जो हूँ वो हूँ, कि जब मेरा सर्जरी हुआ, सेकंड सर्जरी, दिवाली का दूसरा दिन था और मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी और खिड़की से ऐसे सब लोग मिलके चले गए थे। मैं ऐसे शांति से बैठे खिड़की की तरफ देख रही थी, नीचे से वो फुलझड़ियों के स्पार्क्स दिख रहे थे मेरे को हॉस्पिटल की खिड़की से। तो मैंने अपने आप को पूछा कि अगर कि मैं इस बीमारी में मर जाऊं, अगर मैं नहीं जी पाऊं इसमें, तो व्हाट विल बी दैट आई विल रिग्रेट मोस्ट, यानी ऐसा मुझे क्या दुख होगा कि मैंने जिंदगी में नहीं किया और करना चाहिए था। तो ये सवाल मैंने अपने आप से पूछा और मैंने अपने आप से अंदर में से एक आवाज आई मेरे को ही बताने लगी कि जो मैं करना चाहती थी, जैसे मैं प्रैक्टिस करना चाहती थी, जैसे मैं और कुछ एडवेंचर एक्टिविटीज करना चाहती थी, जिसके लिए मैंने इतनी मेहनत, इतने सालों की मेरा अभ्यास का मेहनत, मेरा ट्रेनिंग का मेहनत, तो मैं कुछ ना कुछ करना चाहती थी घर संभाल के, वो मैं अगर नहीं कर पाई तो मुझे बहुत दुख होगा। तो मैंने तब डिसाइड किया था कि जब मैं इसमें से ठीक हो जाऊंगी तो मैं वापस उस जिंदगी की तरफ वापस तो नहीं जा पाऊंगी, पर काफी हद तक मैं जो भी मेरे शौक है, अच्छे शौक थे, वो मैं करूंगी, जो मैं कर सकती हूँ वो मैं करूंगी। और ये सब आगे चल के मैंने ये भी देखा जब मेरी बीमारी चल रही थी कि अधिकतर लोग 60-70% लोग जो मैं मरीज देख रही थी आसपास मेरे, देरी से आते हैं कैंसर ज्यादा होने की वजह से। तो एक साइकिल था कि एक तो चुप्पी, ठीक है, दूसरा जानकारी नहीं, जागरूकता नहीं, तीसरा डर, चौथा एक कलंक, कैंसर को एक कलंक माना जाता था, और पांचवा पता ही नहीं चलता था तो लोग देरी से ही आते थे अस्पताल की तरफ, अर्ली डिटेक्शन नहीं होता था, उसकी वजह से ट्रीटमेंट शायद काम नहीं करता या ट्रीटमेंट कैंसर उस पार चला जाता, फिर उसमें मौतें ज्यादा होती, फिर डर बैठता। तो ये साइकिल मैं तोड़ना चाह रही थी। और मैंने जब मेरा ट्रीटमेंट खत्म हुआ, सारा कुछ 3 साल के बाद सब नॉर्मल हो गया, तो मैंने डिसाइड किया कि मेरी ताकत क्या है। हमारे सब में एक एक अपनी अपनी एक्सपर्टीज, अपनी अपनी ताकत रहती है। किसी को म्यूजिक का शौक, किसी को खाना बनाने का शौक, किसी को जो भी है। मेरी ताकत थी कि मैं घूम सकती हूँ भारत में, मेरे को आप गाड़ी दे दो, फ्यूल दे दो, मैं कहीं भी जा सकती हूँ। मेरे को वो डर नहीं था कि मैं कहाँ कैसे रहूंगी। मैं
देहात में भी रह सकती हूँ, मैं झोपड़ी में भी रह सकती हूँ, मैं 5 स्टार में भी रह सकती हूँ। फिर मैं डॉक्टर थी तो मेरे को कैंसर के बारे में जानकारी थी। फिर मैं अभी कैंसर की मरीज थी तो मैं मरीज की तरफ से भी मैं कैंसर को अभी पहचान सकती हूँ। और ये सबका मैंने एक मिक्सचर किया और मैंने डिसाइड किया कि मैं इस फील्ड में क्या कर सकती हूँ, और वो है कि सबसे पहले जागरूकता। मैं लोगों में नॉलेज डालूंगी कि कैंसर क्या होता है, उनके लेवल पे आके। मेरी बेटी बोलती, मम्मा आप जो भी करती हो बड़ा बड़ा करती हो, बीमारी भी बड़ी बड़ी बीमारी कैंसर, अभी जो करना चाहती हूँ ऑल इंडिया करना चाहती हूँ। तो फिर मैंने कहा हाँ ऐसे ही करेंगे। और तब मेरी बेटी 14 साल की थी, तो मेरी बेटी को लेके 2006 अप्रैल में मैंने प्रोजेक्ट हाईवेज, जो भारत का सबसे पहला एडवेंचर ड्राइव विद कैंसर अवेयरनेस मिशन, यानी कैंसर की जागरूकता के साथ जोड़ के मैंने अपने आप को चैलेंज दिया कि मैं खुद गाड़ी चला के भारत के 4 कोने तक जाऊंगी और गाड़ी में कोई आदमी नहीं रहेगा, नो बडी विल ड्राइव, मैं खुद सोलो ड्राइव करूंगी। 14 साल की बेटी को 4.5 महीने साथ में लिया आउट ऑफ 6 मंथ्स। एक और फ्रेंड थी वंदना, उसको भी साथ में लिया। भारत के 4 कोने, 30,220 किलोमीटर, 177 दिन, कुछ 140-150 वर्कशॉप्स जगह जगह किए और 26-27 हजार लोगों तक हम पहुंचे। और ये बॉर्डर एरिया से लेके बर्फीले एरिया से लेके अपने डेजर्ट से जाएगा, और ऐसे करते करते वो इवन दुनिया में किसी ने नहीं किया था। फिर हम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में गए। फिर मैंने देखा ये मेरे लिए एक और एक्सपीरियंस था। ड्राइविंग इज नॉट न्यू, मैं ड्राइवर हूँ, मैं हाईवे ड्राइवर हूँ, मेरे को ड्राइविंग का शौक शुरू से ही था। पर जो मैंने देखा, जो एक्चुअली अभी मैं कौन से नजरिए से देख रही थी कि कितना जागरूकता है लोगों में और क्या प्रॉब्लम है कि क्यों वो देरी से आते हैं। तो अभी आप सोचो कि कुछ कुछ जगह पे अस्पताल 200-300 किलोमीटर दूर है, मेन अस्पताल, कैसे पहुंचेंगे? बस एक जगह, कुछ ऐसे भी जगह है। तो ये सारे जो चैलेंजेस और भी जो कैंसर कंट्रोल में चैलेंजेस है वो समझ लिए, और क्या काम कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है, और किसको अलग अलग लोगों से मिलजुल के हम काम कर सकते हैं। ये मैंने कई जगह पे, कई अस्पताल, कई कॉन्फ्रेंसेस, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में, नेशनल कॉन्फ्रेंसेस में, ये मैंने अपना एक्सपीरियंस बताया, जो ग्राउंड रियलिटीज है वो बताए, ताकि आगे चल के और भी लोग इसमें अलग अलग तरीके से काम करें और एक टाइम आ जाए कैंसर को शायद हम बंद नहीं कर सकते हैं, पर एटलीस्ट लोग देरी से ना पहुंचे। और अगर देरी से भी पहुंचे तो भी जो फैसिलिटीज है जैसे पैलिएटिव केयर है, ये सारा अवेलेबल होना चाहिए हर एक को। ये मेरा लॉन्ग टर्म विजन है। तो ये छोटी छोटी चीजें है ना, समझनी चाहिए। ऐसा समझना चाहिए कि खुद को या खुद के घर में कैंसर हुआ तो आप कैसे, क्या चाहोगे कि लोगों ने आपकी तरफ कैसे बर्ताव करना चाहिए। उसको हम इंग्लिश में एम्पैथी कहते हैं, स्व अनुभव। सिंपैथी नहीं चाहिए पेशेंट्स, एम्पैथी चाहिए। और 2014 में भी वापस मैं लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में गई थी कि पूरे भारत में उन दिनों शायद मैंने 700-800 वर्कशॉप्स किए होंगे 2014 तक, ऐसा कुछ। तभी सबसे ज्यादा अधिक वर्कशॉप्स कैंसर की जागरूकता की कार्यशाला लेने वाले जगह जगह जा, ये सब जगह जगह है, ये एक जगह नहीं है। तो आज की तारीख में 2,500 के ऊपर कार्यशाला किए हुए। हमारी हर कार्यशाला 2 से 3 घंटा रहती है, इंटरएक्टिव रहती है। सिर्फ मैं बात नहीं करती हूँ, पार्टिसिपेंट्स को बात करवाती हूँ। कई जगह ऐसा हुआ है कि हमारा प्लान नहीं था वर्कशॉप का, ओके, खाना खाने के लिए रुके या कुछ साइट सीइंग करने के लिए रुके, तो इतना बड़ा गाड़ी फोर्ड ने एंडेवर दिया था, 2006 की बात कर रही हूँ मैं, प्रोजेक्ट हाईवेज का। HP ने फ्यूल दिया था, और वुमेन्स कैंसर इनिशिएटिव टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल ने मनी कंट्रीब्यूशन दिया था, कुछ हमने भी अपने पैसे लगाए थे। तो इतनी बड़ी गाड़ी, उसमें से ड्राइवर सीट से एक औरत निकल रही है, फिर को ड्राइवर सीट से एक लड़की निकल रही है, फिर पीछे से बंधु निकल रही है, तीसरी हमारी फ्रेंड निकल रही है। तो लोगों को रहा नहीं जाता था, वो ऐसे झांकते थे अंदर कोई बंदा है क्या देखने के लिए, कि फिर लैंग्वेज प्रॉब्लम रहती थी, फिर वो ऐसे पूछेंगे यानी बंदा है क्या, आदमी है क्या, आदमी कहाँ है, तो मैं कहती थी यानी मूंछ वाला आदमी नहीं है, ठीक है। फिर ये सब क्या है, आई मीन बोलते ना डम शिराज करके गेम रहता है, तो उस तरीके से हम ये करते थे। फिर कैंसर शब्द बोलते थे, फिर वो बोलते थे कि रुको हम लोगों को इकट्ठा करेंगे। तो
जब तक वो लोगों को इकट्ठा कर देते, हम पूरा गांव का चक्कर या जो भी हमको देखने आते थे, फिर हम उनके लिए वर्कशॉप्स करते थे। तो हमारे ऐसे वर्कशॉप्स भी हुए हैं जो बिल्कुल प्लान नहीं थे। एक जगह नाव पे गाड़ी रख के पार करना था ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर, क्योंकि रास्ता नहीं था, तो गाड़ी को नाव के ऊपर डाला। तो वहाँ पे भी हमने जब पार हो गए, हमारी नैया पार हो गए, तो लेट हो रहा था, पासीघाट जाना था और अंधेरा भी हो रहा था। पहाड़ी इलाके 4-5 बजे वहाँ अंधेरा हो जाता है। तो हमने कहा बोट वालों को इकट्ठा किया, और क्योंकि वहाँ तंबाकू गुटखा काफी होता है, सभी तरफ होता है, तो हमने उनको जल्दी जल्दी पूरा वर्कशॉप नहीं किया, पर लक्षण बताए कि अगर ऐसा कुछ दिखा आपने प्लीज जाके डॉक्टर को दिखाना है। बाकी ज्यादा नहीं बताया क्योंकि उतना टाइम भी नहीं था, पर ऐसे भी हमारे वर्कशॉप्स हुए हैं। 2600 वर्कशॉप्स अब तक, 2 लाख किलोमीटर के ऊपर गाड़ी चलाया। 2008 में हमने हाईवेज इन्फिनाइट हमारा एनजीओ का एस्टेब्लिश किया। मैं नहीं चाहती थी, क्योंकि मेरे को ये टेबल ऑफिस वर्क अच्छा नहीं लगता है, पर सभी ने बोला है कि अगर तुमको इसमें आगे और करना है, आगे लोगों को मदद करना है, तो ऐसे ही कोई पैसा नहीं देगा। दूसरी बात, एक एनजीओ रहा तो एक क्रेडिबिलिटी भी रहती है, और आप उसके माध्यम से और लोगों तक पहुंच सकती है। तो इसलिए हाईवेज इन्फिनाइट यानी असीमित महामार्ग, और ये जैसे प्रोजेक्ट हाईवेज वैसे हाईवेज इन्फिनाइट, ये बॉर्डरलेस ड्राइव बोलते हैं हम उसको, एम्पावरिंग पीपल, इम्पैक्टिंग लाइव्स बिफोर, थ्रू एंड बियॉन्ड कैंसर। तो ये अवेयरनेस, प्रिवेंशन से लेके ट्रीटमेंट के दौरान माध्यम से लेके एंड ऑफ लाइफ तक केयर का पूरा जानकारी भी देते हैं और पेशेंट्स को मदद भी करते हैं। तो एक और हमारा एक है कि हम कैंसर के मरीजों को, जो मार्जिनलाइज्ड पुअर नीडी पेशेंट्स है, उनको भी फाइनेंशियल मदद करते हैं ट्रीटमेंट के लिए। और कुछ हमारे प्रोसेस रहता है, वो सारे कागज बिगज सब स्क्रूटिनाइज होने के बाद भारत में कहीं पे भी, और सिर्फ यही नहीं, पेशेंट को गाइड भी करते हैं। मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि ये मत समझिए कि सिर्फ ग्रामीण भागों में नॉलेज नहीं है, कॉर्पोरेट में भी नॉलेज नहीं है, या होगा तो ऐसे आधा आधा सा नॉलेज होगा। फॉर एग्जाम्पल, अभी ये अक्टूबर महीना चल रहा है, ये इंटरनेशनल ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ है, जो पूरे दुनिया में मना जाता है। अभी ब्रेस्ट कैंसर, क्योंकि मुझे ब्रेस्ट कैंसर हुआ था और मैं ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर अभी काम करती हूँ, पर मैं गर्भाशय का मुख यानी सर्विक्स कैंसर और माउथ कैंसर पे भी जागरूकता, ये कंबाइन है सारा हमारा। और मदद पेशेंट को, हम सारे पेशेंट्स को मदद करते हैं, जरूरी नहीं कि वो सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं ये बता दूं कि हमेशा आप देखोगे कि ब्रेस्ट कैंसर का अवेयरनेस वर्कशॉप ओके सिर्फ लेडीज के लिए रखो, हम नहीं करते। हमने 2006 से हमारे पहले वर्कशॉप से हमने मेन को ओपन इनविटेशन दिया है, आप बैठना चाहते हो तो आप बैठो। ये सही है कि कल्चरली हमें लगता है कि औरतों को लगता है कि वो ब्रेस्ट का फोटो दिखाएंगे तो ऑकवर्डनेस एक आती है, समझती हूँ मैं। फिर हम सिटिंग अरेंजमेंट ऐसे करते हैं और हम बताने का तरीका भी ऐसे शुरू करते हैं कि किसी को भी ब्रेस्ट का फोटो देके या ब्रेस्ट के लक्षण या जो भी हम बताते हैं उसके उनको ऑकवर्डनेस ना लगे। क्यों हम आदमियों को टैग करते हैं इसमें? आदमियों को भी ब्रेस्ट कैंसर होता है, ये बहुत आदमियों को पता नहीं है, बहुत लोगों को पता नहीं है, ग्रामीण भागों में भी और शहरों में भी। ये मत समझो कि हम बहुत मेट्रो में रहते हैं, शहरों में रहते हैं तो हमें सब पता है। आदमियों में भी स्तन कैंसर होता है, उसकी मात्रा कम है, बहुत कम आदमियों में होता है, पर ये अधिकतर औरतों का कैंसर है। तो हम ये ओपन, वी कीप इट ओपन टू एवरीवन, ऑल जेंडर्स। दूसरी बात, कल्चरली मैं या मेरे जैसे जो औरतें हैं, अगर हमारे साथ बाय चांस कोई आदमी ना हो, बिजी हो, तो अगर हमें कोई स्वास्थ्य की तकलीफ हो तो हम अपने आप जाते हैं डॉक्टर के पास। अधिकांश लेडीज हमारे देश में चाहती है कि उसके साथ उसके पिता, भाई, हस्बैंड, फ्रेंड, कोई तो भी आदमी जो घर का है, जब उसको स्वास्थ्य के चेकअप के लिए जाना पड़ता है, कोई भी स्वास्थ्य के लिए, वो चाहती है कि वो साथ में आए। तो इस तरीके से हम आदमियों को भी सेंसिटाइज करते हैं। अब जब मैं पीछे पलट के देखती हूँ, 30 साल कैंसर के और ऑलमोस्ट 64 साल जिंदगी के, मुझे ऐसा लगता है कि कैंसर मेरे लिए एक किस्म का वरदान था। इट वॉज अ गुड ओमेन फॉर मी, क्योंकि कैंसर नहीं होता तो ये नहीं कि मैं चुप बैठती, मैं कुछ ना कुछ तो करती। मैं मे भी डेंटिस्ट्री में करती, गाँव गाँव जाके डेंटिस्ट्री करती, क्योंकि मेरे में है वो सोशल आउटरीच का।
पर कैंसर ने मेरी जिंदगी इतनी बड़ी की कि वही कैंसर आया, मेरे शरीर के कुछ अंग लेके चला गया, कुछ रिश्ते टूट गए, कैंसर हुआ इसलिए। पर अगर मैं पीछे पलट के देखूं तो मेरी जिंदगी बहुत एक्सपांड हुई है। आई मीन दुनिया घूमी हो, लोगों ने बुलाया हुआ है, एक्सपीरियंस शेयर किया हुआ है, लोगों का सुना हुआ है, उनसे मैंने नॉलेज गेन किया हुआ है और हजारों या करोड़ों लोगों से मैं मिली हूँ। और अगर मुझे कैंसर नहीं होता तो आज मैं शायद ये इंटरव्यू नहीं दे पा रही हूँ। तो एक किस्म से मुझे ऐसा लगता है कि जैसे नवरात्रि के दिन है, दुर्गा की पूजा होती है, अलग अलग उनके रूप होते हैं। तो दुर्गा सिर्फ औरत में भी नहीं है, दुर्गा हर एक में होती है और दुर्गा इज एक्चुअली अ वॉरियर ऑल्सो, एक योद्धा। तो आपकी जिंदगी की गाड़ी का स्टीयरिंग आपके हाथ में है, आपको जैसे आपको गाड़ी चलानी है वो आपके ऊपर। और जाते जाते एक मैं अपने लिखे हुए कुछ 2 लाइनें बोलती हूँ कि जिंदगी में जब हादसे होते हैं तो 2 तरीके से ये जिया जा सकता है। या तो उस हादसे को लेके आप रोते बैठो, जिंदगी भर दुखी रहो, या तो उसी हादसे को अपनी ताकत, अपनी ऊर्जा बनाकर आगे बढ़ना। Still miles to go under the blue skies. Thank you.